Recording in progress. In progress. In progress. In progress. वालेकुम सलाम डियर खालिद अहमद। अच्छा, हम जो है क्लास स्टार्ट करने वाले हैं पूरे 9 बजे। तो काइंडली 2 मिनट वेट कीजिए ताकि जो है दूसरे पार्टिसिपेंट्स भी आ सकें, तो हम फिर अच्छी तरह से जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। काइंडली वेट करें सिर्फ 2 मिनट के लिए, फिर हम जो है क्लास को कमेंस करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। रिकॉर्ड लेक्चर्स भी आपको दिए जाएंगे, हर लेक्चर के इसके भी दिए जाएंगे। वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैज आस्क्ड द क्वेश्चन देयरफॉर, वो पूछ रहा है कि विल द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस क्लास बी प्रोवाइडेड। यस डियर मोहम्मद सोएम, जो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एज सुन एज ये क्लास खत्म होगा। फिर 1-2 घंटे के अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी शेयर किए जाएंगे। यही जो लेक्चर कंडक्ट हो रहा है यही रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो यही आपको जो है मिलेगा। अच्छा, चलते हैं, टाइम हो गया है तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं तो वो ठीक है, और दूसरे जो है फिर ज्वाइन कर लेंगे क्लास को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ प्रोटोकॉल्स देख लेते हैं जो हमारे जो है इस बैच के प्रीवियसली भी हैं और इस बैच के भी होंगे, कि कैसे जो है हम लीगल ड्राफ्टिंग की जो बैच है वो जो है कमेंस करें, कि किस तरह से वो चलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत से स्टूडेंट ये सवाल पूछ रहे थे, जैसे भाई ने पूछा कि रिकॉर्ड लेक्चर्स। तो रिकॉर्ड लेक्चर्स जैसे ही ये क्लास खत्म होगा, ये करंटली रिकॉर्ड हो रहा है, तो जैसे ही खत्म होगा फिर 1-2 घंटे के अंदर आपको गूगल ड्राइव के थ्रू जो है वो शेयर किया जाएगा। एक तो ये रिकॉर्ड लेक्चर शेयर किए जाएंगे जो करंटली चल रहा है। तो अगर आपकी कहीं पे एक नेट डाउन हो जाती है 5 मिनट या 2 मिनट के लिए, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर आपको रिकॉर्ड लेक्चर्स दिए जाएंगे, तो फिर वो 2-3 मिनट जो आपके मिस हो गए आप फिर वहां से देख सकते हैं। दूसरा, ये जो स्लाइड्स जिसके थ्रू हम पढ़ रहे हैं वो भी आपको जो है शेयर किए जाएंगे। ठीक है। तीसरा जो है, असाइनमेंट्स, और जो असाइनमेंट आपको डेली दी जाएगी।
ठीक है, मतलब डेली आज क्लास है तो फिर जो कल होगी वो ऑफ होगी फॉर द पर्पज ऑफ असाइनमेंट। आपको असाइनमेंट दी जाएगी, फिर आप भी जो है, जैसे हम जो है ड्राफ्ट करना आपको सिखा रहे हैं वैसे ही आपके असाइनमेंट हम देखेंगे कि आप भी जो है ड्राफ्ट करें, फिर आपको फीडबैक मिलेगा। चौथा ये कि जो फॉर्मेट्स हैं एप्लीकेशंस के जो हम सिखाएंगे आपको, वो भी आपको जो है शेयर किए जाएंगे। तो ये है हमारा प्रोटोकॉल जो है इस बैच के रिलेटेड। और कोई फिर भी क्वेश्चन हो आपको तो एडमिन का नंबर है आपके पास, आप पूछ लीजिएगा, तो आपको इंशाल्लाह जवाब मिल जाएगा। तो चलते हैं, हम जो है शुरू करते हैं। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये जो हमारा कोर्स है ये हम शुरू करेंगे ज़ीरो से। इसमें हम जाएंगे अपील तक। अब ठीक है, अपील और रिवीजन तक जाएंगे। इससे पहले हम शुरू जीरो से इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लॉ के जो हैं तलबा हैं, तो इस वजह से हमें उनको भी जो है मद्देनजर रखना है। तो ये जो हम कोर्स शुरू कर रहे हैं, ये हम शुरू कर रहे हैं जीरो से। तो हम पहले बेसिक चीज़ें भी कवर करेंगे आज, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है तो इतना ज़्यादा लोड नहीं दिया जाएगा। सिर्फ बेसिक चीज़ें हम कवर करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए और आप भी ग्रिप बना लें। फिर इंशाल्लाह हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, चाहे वो पीरियड स्पेल हो, पोस्टर स्पेल हो, प्रोटेक्टिव बेल हो, सुपरदारी की एप्लीकेशन हो, या कोई कन्वेक्शन की अपील हो, या अक्विटल की अपील हो, या क्रिमिनल रिवीजन हो, ये क्रिमिनल मॉड्यूल, सिविल की भी सारी चीज़ें, लीगल नोटिस, रिप्लाई टू लीगल नोटिस हो गया, प्लेंट रिटन स्टेटमेंट, और फर्स्ट अपील सेकंड अपील जो सिविल में होती है, उसके बाद जो सिविल रिवीजन होता है, फिर फैमिली में मेंटेनेंस, कस्टडी, चिल्ड्रेन की, और जो है डाइवोर्स वगैरह खुला हो गया, तो वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो हम बेसिक से शुरू करते हैं। तो चलते हैं, हम कुछ चीज़ें आपको शायद मालूम हो, किस कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ स्टूडेंट्स को मालूम ना हो, तो इस वजह से हम जीरो से शुरू कर रहे हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम हमें ड्राफ्टिंग में काम आएंगी। अच्छा, ये आवाज़ आ रही है, अगर क्लियर नहीं आए तो काइंडली चैट बॉक्स के थ्रू मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने जो है म्यूट का ऑप्शन बंद कर दिया है क्योंकि डिस्टरबेंस होती है। हम लास्ट में रखेंगे 10 मिनट जिसमें आप जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर आपको आंसर्स मिलेंगे इंशाल्लाह। तो वो लास्ट में 10 मिनट, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मैं लास्ट में उसका जवाब दे दूंगा, ठीक है। और अगर वॉइस नहीं आ रहा तो फिर भी वो आप चैट बॉक्स के थ्रू मुझे कम्युनिकेट कीजिएगा, मैं जो है देखूंगा कोई नेट का अगर इशू होगा तो। क्योंकि करंटली आपको पता है हमारे यहाँ बहुत मसला चल रहा है फायरवॉल के बाद। तो चलते हैं, हम कुछ बेसिक चीज़ें हम कवर करते हैं। जजेस से रिलेटेड क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि जब हम एप्लीकेशन कोई भी जो है ड्राफ्ट करेंगे, तो एप्लीकेशन के टाइटल में कोर्ट का नाम होता है। एप्लीकेशन के टाइटल में क्या होता है, कोर्ट का नाम होता है, नेम ऑफ द कोर्ट। तो इस वजह से अब कोर्ट का नाम देंगे तो हमें जज का मालूम पता होना जरूरी है कि कौन सी कोर्ट में हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो उनमें थोड़ा बहुत अंतर हमें आना जरूरी है। तो एक होता है सिविल जज, सिविल मैटर्स में। दूसरा होता है जुडिशल मजिस्ट्रेट। अच्छा, ये दोनों जो शख्स हैं वो सेम है। वो क्या है, सेम है, एक ही बंदा है। अगर सिविल के केसेस चलाएगा तो वो क्या कहलाया जाएगा, सिविल जज कहलाया जाएगा। अगर वही बंदा क्रिमिनल के केसेस के जो है चलाता है कोर्ट में, तो वो क्या होगा, जुडिशल मजिस्ट्रेट। ठीक है, सपोज करते हैं ये कोर्ट है, कोर्ट में वो बैठा हुआ है। अगर वो सिविल के केसेस चला रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सिविल जज। अगर वो क्रिमिनल के केसेस चला रहा है तो उसको बोलेंगे जुडिशल मजिस्ट्रेट। मैं ये शॉर्ट में लिखता हूँ JM, जुडिशल मजिस्ट्रेट। तो बंदा सेम ही है, अगर सिविल के केसेस चलाएगा तो सिविल जज, अगर क्रिमिनल के चलाएगा तो उसको जुडिशल मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। यही बात होगी डिस्ट्रिक्ट जज में और जो है सेशंस जज में। दोनों जो है बंदे क्या है, सेम है, एक ही बंदा होता है। अगर वो सिविल के केसेस चला रहा है तो उसको हम डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। अगर वही जज क्रिमिनल के केसेस चला रहा है तो उसको हम बोलेंगे सेशंस जज। अच्छा, ये बेसिक चीजें हम आगे पढ़ेंगे, असिस्टेंट सेशंस जज, सीनियर सिविल जज, वो भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी फर्स्ट क्लास है हमारा, तो इस वजह से हम बेसिक चीजें कवर कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें हम कवर करेंगे इंशाल्लाह, सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी जो जरूरी है प्रैक्टिस में। तो ये क्योंकि दो जजेस इस वजह से हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो कुछ स्टूडेंट्स न्यू है तो उसके लिए नया कॉन्सेप्ट होगा बहरहाल। तो जज ये सेम है, अगर वो सिविल के केस चला रहा है तो डिस्ट्रिक्ट जज, अगर वो क्रिमिनल के चला रहा है तो सेशन जज। अच्छा, ये आप ये सोच रहे हैं कि जज सेम है और ये दो दो इनको टाइटल क्यों दिए गए हैं, कोई एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ सके। सपोज करें मैं, मेरा नाम है मोहम्मद जोहेब, ठीक है, जोहेब लिख लेता हूँ। अब मैं एट द वन टाइम सन भी हूँ किसी का, अपने वालिद का क्या हूँ, बेटा हूँ, अपनी वालदा का क्या हूँ, बेटा हूँ, ठीक है। और अपनी बहनों का क्या हूँ, भाई हूँ, ठीक है। और अगर मेरी शादी हो जाती है तो मैं अपनी बीवी का क्या होऊंगा, हस्बैंड होऊंगा।
और अगर मेरे बच्चे हो जाते हैं तो मैं फादर भी हो जाऊंगा। अब मैं बंदा तो एक हूँ, लेकिन मेरे रोल अलग हैं। अब मैं मेरे वालिद साहब के सामने क्या हूँ, मैं उसका बेटा हूँ। और मैं अपनी जो है बहनों के सामने क्या हूँ, मैं उनका भाई हूँ। और मैं अपनी बीवी के सामने क्या हूँ, मैं अब जो इसका शोहर हूँ। तो इस हिसाब से देखा जाए तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही होता है हमारे यहाँ। बंदा एक ही होता है, फिर वो रोल पे डिपेंड होता है कि वो कौन सा रोल परफॉर्म कर रहा है। वही जो सीन है वही हमारे कोर्ट्स में होता है। वो देखा जाता है कि जज कौन सा रोल कर रहा है। अगर वो सिविल केसेस चला रहा है, सिविल केसेस चलाने का रोल परफॉर्म कर रहा है, तो उसको हम सिविल जज कहेंगे। और जो है अगर वो क्रिमिनल के चला रहा है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये सिविल कोर्ट की बात है। और उससे ऊपर वाली कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसमें ये बात है। तो आई होप कि आप ये बहुत समझ गए होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देख लिया है। तो हम जब एप्लीकेशन ड्राफ्ट करेंगे तो इस हमें ये काम आएगा उधर। तो चलते हैं हम आगे। क्योंकि हमारा जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो क्रिमिनल का है, तो इस वजह से हम जो है क्रिमिनल की चीज़ें कवर करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह सिविल की भी होंगी और फैमिली की भी होगी। तो इस मॉड्यूल में सिर्फ क्रिमिनल की बात होगी। तो ये जो हमने जजेस के नेम पढ़े, वो भी हम सिर्फ क्रिमिनल वाले लिखेंगे। जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया या सेशन जज। सिविल वाले हम सिविल मॉड्यूल में देख लेंगे, और फैमिली वाले में सिविल वालों का ही नेम होता है सिर्फ, स्लेश फैमिली जज बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। जो अभी क्रिमिनल मॉड्यूल चल रहा है, तो हम पहले ड्राफ्टिंग से पहले थोड़ा बहुत प्रोसीजर देख लें। हमारे जो 3 लेक्चर्स हैं या पहले 4 लेक्चर्स हैं, उनमें हम प्रोसीजर भी आपको कवर कराएंगे, नहीं सिर्फ ड्राफ्टिंग, उसके साथ साथ प्रोसीजर भी। क्योंकि अगर आपको पता चल जाए कि ये एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट की जाती है, लेकिन आपको पता नहीं हो कि ये कहाँ ड्राफ्ट मतलब कब फाइल की जाएगी, कौन से प्रोसीजर में ये हम फाइल कर सकते हैं, कौन सी सिचुएशंस में, कौन सी सर्कमस्टेंसेस में, तो अगर वो आपको पता नहीं है तो फिर तो काम की नहीं ना। तो इस वजह से हमारी टीम ने ये डिसाइड किया है कि हम फर्स्ट बैच से हम यही कर तैयार हैं। पहले हमने 3-4 लेक्चर प्रोसीजर और उसके साथ साथ एप्लीकेशन भी सीख रहे हैं, ताकि आपको प्रोसीजर से भी थोड़ा बहुत नो हाउ हो जाए कि कोर्ट में चलता क्या है। तो ये भी आपकी नॉलेज में जो है इजाफा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हम प्रोसीजर भी हम कवर करते हैं। तो जो क्रिमिनल में है, क्रिमिनल में फर्स्ट ऑफ ऑल मसला क्या होता है, क्रिमिनल कोर्ट में केस कब चलता है, जब कोई ऑफेंस कमिट होता है। क्या होता है, जब कोई ऑफेंस कमिट होता है। मैं इसको जूम कर देता हूँ, आपकी स्क्रीन के ऊपर जूम हो गया होगा। तो ये ऊपर ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऑफेंस लिखा हुआ है। अगर कोई ऑफेंस कमिट हो जाता है तो उसकी क्या होती है। अच्छा, ऑफेंस ऐसे क्या है, ऑफेंस के 2 टाइप्स होते हैं। वो हमारा अपकमिंग जो लेक्चर होगा सेकंड, उसमें हम जो डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना देख लें, एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल। अब हम ये अपकमिंग लेक्चर में इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम सिर्फ इधर इतना पढ़ रहे हैं कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें एफआईआर होती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर नहीं होती। ये सिंपल बात आप इस लेक्चर के लिए देख लें, बाकी अपकमिंग लेक्चर में इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो उसकी क्या होगी, उसकी होगी एफआईआर। उसकी एफआईआर होगी अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी, इसका मैं फुल फॉर्म भी बता देता हूँ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा जो फाइनल ईयर के होंगे, और जो फर्स्ट ईयर के होंगे शायद उनको पता नहीं हो, और पता हो सकता है। तो ये है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो क्रिमिनल कोर्ट्स में जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। अच्छा, ये काइंडली ये कोई स्क्रीन पे मार्क्स मार रहा है, लुकमान अहमद के कर रहा है कुछ, शायद काइंडली ये नहीं करिए। अच्छा, एफआईआर हो गई। एफआईआर सपोज करें ऑफेंस कमिट हो गई। ऑफेंस कौन सी है, ऑफेंस है कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब उसके बाद, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस की क्या होगी, एफआईआर होगी। और कौन से सेक्शन में होगी, सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी। कौन से सेक्शन के अंडर होगी। अच्छा, ये लुकमान काइंडली ये थोड़ा स्क्रीन को आप कर रहे हैं, इसको मत करिए, डिस्टरबेंस हो रही है क्लास में। अच्छा, ये एफआईआर हो गई, एफआईआर 154 सीआरपीसी के अंडर। अब उसके बाद क्या होता है वो हम देख लेते हैं, थोड़ा 1 मिनट में रिमूव कर लूँ ये। एफआईआर हो गई। एफआईआर के बाद क्या होती है, पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है कि भाई देखें वाकई ऑफेंस कमिट हुआ है या नहीं, या ऐसे ही कह रहा है, या अगर ऑफेंस कमिट हुआ है तो कौन से एविडेंसेस हैं। तो वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो इन्वेस्टिगेशन करेगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको एक रिपोर्ट बनाएगी, जिसको हम बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट। अच्छा, सीआरपीसी में उसको पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। और जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तो उसको बोला जाता है चालान। तो पुलिस क्या करेगी, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन करेगी। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद क्या करेगी, चालान सबमिट कराएगी। अब ये इन्वेस्टिगेशन का एक टाइम पीरियड दिया गया है। जब हम ये चालान पढ़ेंगे डीप में, हर ये सारी चीजें हम अलग से पढ़ेंगे।
अभी आप सुपरफिशियली ये प्रोसीजर देख लें, एफआईआर हम अलग से पढ़ेंगे, चालान हम अलग से पढ़ेंगे, और ये सारे जो भी कागनीदन सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट वो हम अलग से पढ़ेंगे। तो ये जो चालान है, चालान कौन से सेक्शन में जो ये दिया जाता है, सेक्शन 173। ये कितने जो एफआईआर के बाद 14 डेज के अंदर दिया जाता है। फिर 3 दिन का एक्सटेंशन भी देते हैं, अगर वो नहीं कर सकते तो फिर 3 दिनों के अंदर वो कर सकते हैं। तो ये 14 डेज के अंदर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, फिर उसके बाद जो है वो चालान सबमिट करती है। अंडर सेक्शन कौन सा है, सेक्शन सेक्शन 173। उसके अंडर वो रिपोर्ट जमा कराती है, पुलिस रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं चालान की, भाई पुलिस ने चालान सबमिट कर दिया। अब पुलिस का काम इधर से खत्म हो गया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर ली, अब पुलिस का कोई काम नहीं। अब पुलिस के बाद किसका काम होता है, उसके बाद आता है जज का काम, कोर्ट का काम। तो ये जो चालान के बाद अगर जज को लगता है कि भाई ये जो केस है वो रियल है, रियल केस है, तो उसकी क्या करेगा, कागनिजेंस लेगा। अगर उसको लगता है कि भाई केस क्या है, फेक है, तो केस उधर ही खत्म हो जाएगा, क्लोज। तो इस वजह से आपने अक्सर सुना होगा, अगर किसी के ऊपर एफआईआर होती है तो उसको ये दिलासा दिया जाता है कि भाई तुम परेशान मत हो, तुमने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया, ये झूठा केस है, जज इसकी कागनिजेंस ही नहीं लेगा। तो ये इस हिसाब से वो केस ऑटोमेटिकली जो है बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो असली जो केस होता है वो कॉग्निजेंस के बाद जो है स्टार्ट होता है। हम हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ एक फोबिया है, अगर किसी के ऊपर एफआईआर हो जाती है तो वो फिर डरने लगता है कि भाई मेरे ऊपर एफआईआर हो गई, मैं मर गया, वे ऐसा हो गया सारा कुछ। एफआईआर में डरने की बात नहीं, अगर आपने ऑफेंस कमिट नहीं किया तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसमें लिखेगी कि भाई हमें सबूत ही नहीं मिले, ये झूठ बोल रहा है, हमें लग रहा है, ओपिनियन भी देता है आयु सारा कुछ। तो जज को लगेगा कि वाकई अगर केस झूठा है, तो वो कॉग्निजेंस ही नहीं लेगा, फिर वो केस खत्म हो जाएगा। तो रियल केस तब शुरू होता है जब वो कॉग्निजेंस लेता है जज। कॉग्निजेंस कौन से सेक्शन में लेता है, अंडर सेक्शन 190 सीआरपीसी, 190 सीआरपीसी। अब ये इंटरेस्टिंग चीज मैं बता दूं, कॉग्निजेंस में हम पढ़ेंगे ये डीप में इंशाल्लाह, लेकिन फिर मैं आज भी बता देता हूँ कि कॉग्निजेंस हमारे यहाँ अ, एक ही जज ले सकता है। हमने दो जजेस पढ़े क्रिमिनल में, एक हमने पढ़ा सेशन जज, दूसरा हमने पढ़ा जुडिशल मजिस्ट्रेट। तो कॉग्निजेंस जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट ही लेगा। तो हमारे यहाँ अक्सर आपने सुना होगा, कोई आपसे सवाल करता है कि भाई हु इज द मोस्ट पावरफुल जज इन द पाकिस्तान, तो आपका जवाब यही होता होगा कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उसके ऊपर और कोई जज है ही नहीं हमारे यहाँ, वही बालातर है, उसके ऊपर कोई है ही नहीं, तो इस हिसाब से वो पावरफुल होगा। लेकिन उसका अगले का बंदे का जवाब क्या होता है कि भाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं, हमारे यहाँ मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो पावरफुल है। क्यों पावरफुल है, क्योंकि कॉग्निजेंस का पावर जो है वो उस बंदे के पास है। अगर वो कॉग्निजेंस लेगा तो केस चलेगा, अगर वो कॉग्निजेंस नहीं लेगा तो वो उधर ही बंद हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा पावर है जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दिया गया है। कुछ केसेस में सेशन जजेस को दिए गए हैं, अभी करंटली कुछ ऐसे लॉज आ गए हैं, जैसे इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट हो गया, उसका सेक्शन 4 में अगर देखें हम, तो उधर सेशन जज भी जो है कॉग्निजेंस ले सकता है। लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक केसेस हो जाते हैं, उनमें जो है वो कॉग्निजेंस लेता है, वो अभी करंटली चल रहा है। प्रीवियसली अगर देख लें, और बहुत सी जो चीजें हैं उनमें जो कॉग्निजेंस होती है वो से जो होती है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट लेता है। तो इस हिसाब से ये कहना गलत नहीं होगा कि भाई मोस्ट पावरफुल जज कौन है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। तो हम सपोज करते हैं कि भाई केस फेक नहीं है, अगर बंद हो गया तो हम इधर ही बंद हो जाएगा। हम सपोज करते हैं कि केस क्या है, रियल है। अगर जो है फेक होगा तो उधर ही बंद हो जाएगा, अगर रियल होगा तो फिर सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट होगा। फिर क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स कौन से डॉक्यूमेंट्स, एफआईआर हो गई, चालान हो गया, और जो विटनेसेस की स्टेटमेंट होगी हम आगे पढ़ेंगे सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट में भी, तो वो सारी चीजें दी जाएंगी। अच्छा, इधर आप देख सकते हैं, इधर दो सेक्शंस लिखे हुए हैं। अच्छा, शारिक का सवाल है कि वॉइस ब्रेक हो रहा है, काइंडली कोई और बता दें, क्योंकि मेरे सामने एक और मोबाइल पड़ी है, मैंने इस वजह से रखी है कि मैं देखूं टाइम टू टाइम की वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही। तो उस मोबाइल में वॉइस क्लियर आ रही है, तो काइंडली और कोई बता दे कि क्या आपके पास भी इशू है वॉइस का। अच्छा, कोई और जो है जवाब बोल रहा है कि वॉइस इज क्लियर, कामरान कह रहा है क्लियर, कामरान कह रहा है नो, इम्तियाज कह रहा है क्लियर। अच्छा, कामिल कह रहा है क्लियर, इशू है, ठीक है सर। अच्छा, कुछ जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं क्लियर है, कुछ कह रहे हैं क्लियर नहीं, और ज्यादा क्लियर वाले आ रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं चैट बॉक्स में। तो मैं आपको बताता चलूँ, ये नेट का आपके यहाँ इशू होगा, क्योंकि मेरे सामने एक मोबाइल पड़ी है, मैंने इस वजह से ही वो रखी है कि अगर कोई इशू है मेरी प्रॉब्लम मेरी साइड पे, तो मैं उसको काउंटर कर सकूं। तो करंटली मेरे साइड में कोई इशू नहीं, मे भी आपकी साइड के थ्रू जो इशू होगा नेट का। तो आप परेशान मत होइएगा, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपको क्लियर आवाज आएगी। ओके, जजाकल्ला।
तो सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट में हम ये थे कि भाई दो सेक्शंस लिखे हुए हैं। एक तो लिखा हुआ है 241A और 265C लिखा हुआ है। ये सीआरपीसी के सेक्शन से जो भी हम बात कर रहे हैं। तो ये दो सेक्शन से इस वजह से हैं क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ये सेक्शन है, सेशन जज का ये है। दोनों के ट्रायल्स अलग चलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। जजाकल्ला। मोहम्मद रेयान एंड मोहम्मद कामिल। तो ये दो सेक्शन इस वजह से हैं क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे हम कि भाई ट्रायल्स अलग होते हैं। काग्निजेंस के बाद अगर ऑफेंस बड़ा होता है तो वो सेशन जज चलाता है, अगर वो छोटा ऑफेंस होता है तो फिर वो मजिस्ट्रेट चलाता है। वो कौन से ऑफेंस होते हैं वो हम आगे देख लेंगे। तो अगर मजिस्ट्रेट चलाएगा तो वो सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट कौन से सेक्शन में होगा? 241A सीआरपीसी में। अगर सेशन जज चलाएगा तो 265C सीआरपीसी में होगा। चार्ज उसके बाद सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट के बाद होता है चार्ज फ्रेम, जिसको हम बोलते हैं फर्द जुर्म। क्या बोलते हैं? फर्द जुर्म। कि भाई इस बंदे ने कौन से जुर्म किया है, कौन से एलिगेशंस, फार्मल एलिगेशंस बाय द कोर्ट। कोर्ट एक किस्म के आपके ऊपर एलिगेशंस ये लगाती है कि भाई ये तुम्हारे ऊपर एलिगेशन है, लिहाजा आप खुद को इसके खिलाफ डिफेंड करो। कभी कभी क्या होता है, एफआईआर में 5-6 सेक्शंस लग जाते हैं, फिर उसके बाद जज देखता है कि भाई नहीं, 2-3 ऐसे सेक्शन है जो इसके ऊपर लगते ही नहीं, फिर वो काट देता है। तो असली जो सेक्शंस होंगे वो चार्ज फ्रेम वाले होंगे। इवन की चालान में भी पुलिस वाले काट देते हैं, फिर वो अपनी जज की मर्जी होती है, वो उसको काटे हुए सेट करे या ऐड कर दे। और चार्ज फ्रेम में असली होता है कि जज कौन से सेक्शंस ऐड कर रहा है, वो ऐड करेगा तो उसके अगेंस्ट आपको डिफेंड करना है। तो ये जो चार्ज फ्रेम होगी वो अंडर सेक्शन होगी। इधर भी दो सेक्शंस लिखे हुए हैं क्योंकि एक मजिस्ट्रेट का 242 और 265D कौन सा है, वो सेशन जज का है। अब ये चार्ज फ्रेम हो गई कि भाई तुम के ऊपर ये सेक्शंस लगाए गए, 302 मर्डर का हो गया, 376 सीआरपीसी वो उसका हो गया, रेप का हो गया, या 345A मोडेस्टी वाला हो गया, सारा कुछ। तो वो कोर्ट बताएगी जो भी अक्यूज होगा उसको। चार्ज फ्रेम हो गई। चार्ज फ्रेम के बाद क्या होगा? चार्ज फ्रेम के बाद होगा प्लीड गिल्टी और नॉट प्लीड गिल्टी। कि भाई तुम ये मानते हो कि तुमने ये ऑफेंस किया है या तुम मानते हो कि मैंने ये ऑफेंस नहीं किया। प्लीड गिल्टी को बोलते हैं इकबाल जुर्म। अच्छा, ये हम जो सेक्शंस के डिफरेंसेस है, जब हम सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट में पढ़ेंगे उधर हम डीप में पढ़ेंगे इसको। डॉक्यूमेंट्स भी हम पढ़ेंगे। बेसिक इसका डिफरेंस ये है, मैं बता देता हूँ अभी जो जरूरी समझता हूँ, बाकी हम इसको डीप में अलग से पढ़ेंगे, ये सारे एफआईआर अलग से पढ़ेंगे। टाइम टू टाइम हम सारी चीजें कवर करेंगे। अभी हम जो है सुपरफिशियली देख रहे हैं। तो ये जो 241A और 265C में बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर मजिस्ट्रेट केस चला रहा है और वो सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं तो वो 241A के जो तहत होंगे। अगर वो जो केस है वो सेशन जज की कोर्ट में चल रहा है और उधर सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट हो रहे हैं, तो उधर कौन से जो सेक्शन को फॉलो किया जाएगा? 265C। तो एक डिफरेंस ये कोर्ट का डिफरेंस है। बाकी तीसरी जो बहुत सी चीजें होंगी हम इसको अलग से पढ़ेंगे। तो उसके बाद आ गया प्लीड गिल्टी और नॉट प्लीड गिल्टी। प्लीड गिल्टी मतलब कि तुम मानते हो कि तुमने ये ऑफेंस किया है। और दूसरा है नॉट प्लीड गिल्टी। अच्छा, प्लीड गिल्टी कर रहा है तो जज की मर्जी है उसको सजा दे या केस आगे चलाए, वो ठीक है। और नॉट प्लीड गिल्टी में भी जज की मर्जी है। प्लीड गिल्टी में अक्सर क्या होता है कि भाई अगर कोई बंदा मान रहा है कि भाई मैंने ये ऑफेंस किया है तो जज वाले क्या कर देते हैं, उधर ही सजा सुना देते हैं। तो प्लीड गिल्टी का एक तो ये मसला हो गया, उधर ही सजा सुना सकता है। नॉट प्लीड गिल्टी में तो सुना ही नहीं सकता, आगे केस चलाना है उसको, जज को स्टेटमेंट सारे कुछ जो भी एविडेंसेस होंगे। प्लीड गिल्टी में जज की अपनी डिस्क्रिशन है कि वो केस को चलाता है या उधर सजा देता है। चलें, प्लीड गिल्टी हो गई। प्लीड गिल्टी के बाद चाहे वो केस चलाए, उसके बाद सजा दे या उधर ही सजा दे दे, वो जज की मर्जी है। वंस अगर उसको सजा आ गई, उसकी अपील नहीं होगी। ये एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बता दूं, अंडर सेक्शन कहाँ लिखी हुई है? 412 सीआरपीसी। 412 सीआरपीसी में ये चीज लिखी हुई है कि भाई अगर कोई जो अक्यूज है वो खुद प्लीड गिल्टी कर रहा है, उसके बाद वो जो है अपील नहीं कर सकता। सर्टेन एक्सेप्शंस लिखी हुई हैं लेकिन नॉर्मली नहीं कर सकता। क्योंकि वो क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि लेजिस्लेटर कह रहे हैं कि भाई तुमने खुद माना है मैंने ये ऑफेंस किया है, अब तुम ये अपील में कौन सा ग्राउंड लेके आ रहे हो? सपोज करें ना, देखिए आप जो है अपना नॉर्मल जो है जुडिशियल माइंड छोड़ी, बस जज जैसे जुडिशियल माइंड यूज करता है, आप अपना नॉर्मल जो है माइंड यूज करें। तो वो अगर हम देखें, तो अगर कोई बंदा मान रहा है कि मैंने मर्डर किया है, उसके बाद वो कहता है कि भाई मैं अपील करूंगा, तो कौन सा ग्राउंड? ग्राउंड ही नहीं बनता। तो इस हिसाब से लेजिस्लेटर्स ने क्या कर दिया है, उसको जो है बार्ड कर दिया है बाय लॉ कि भाई तुम अपील नहीं कर सकते अगर तुमने प्लीड गिल्टी कर दिया है। तो ये हो गया प्लीड गिल्टी का। फिलहाल तो कुछ भी हो जाए, प्लीड गिल्टी का नहीं कहिएगा अपने क्लाइंट को, भले उसने वाकई में किया हो।
क्योंकि नॉट प्लीड गिल्टी में ये है कि भाई अगर ट्रायल कोर्ट में सजा आ गई तो फिर अपील का ऑप्शन है। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि नॉट प्लीड गिल्टी का ऑप्शन जो है वो सेफ है। जैसे वो अमिताभ बच्चन बोलता है कौन बनेगा करोड़पति में सेफ वाला, वो तो नॉट प्लीड गिल्टी वाला जो ऑप्शन है वो सेफ ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, वो जो केस चलेगा, केस चलने के बाद क्या आएगी, जजमेंट आएगी। जजमेंट में दो चीजें होगी, या तो अक्विटल होगा या तो कन्विक्शन होगा। मैं ये सारी चीजें रिमूव कर दूं, ये ज्यादा हो गया है कुछ। तो जजमेंट आएगी, जजमेंट में क्या होगा, या तो अक्विटल होगा या कन्विक्शन होगा। तो अक्विटल और कन्विक्शन ये दोनों सेक्शंस भी, ये जो अक्विटल और कन्विक्शन ये मजिस्ट्रेट का है, ये सेशन जज का है। तो अक्विटल किसको बोलते हैं, अक्विटल की भाई सजा नहीं आई उसको, वो बाइज्जत बरी हो गया, उसको बोलते हैं बाइज्जत बरी होना। और कन्विक्शन का मतलब है सजा याफ्ता होना। जैसे तालीम याफ्ता होता है तालीम हासिल करना, तो कन्विक्शन का मतलब है सजा याफ्ता होना। अच्छा, ये उर्दू मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है, काइंडली समझ लीजिएगा इसको। तो अक्विटल का मतलब क्या है कि भाई किसी बंदे को सजा आ गई, और कन्विक्शन का मतलब क्या है कि भाई उस बंदे को, तो अक्विटल अगर हो गई तो उसको बोलेंगे कि भाई इसको सजा नहीं आई, और कन्विक्शन हम बोलेंगे तो वो बोलेंगे कि भाई ये सजा याफ्ता हो गया है। तो ये दो सूरतें होती हैं, या तो सजा नहीं आती या सजा आती है। तो ये दो चीजें हो गई, तो ये हो गया क्रिमिनल का सारा प्रोसीजर। तो आई होप कि आप ये प्रोसीजर समझ गए होंगे कि क्या कैसे प्रोसीजर होता है। चलते हैं हम, जो जरूरी चीजें हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये सारी चीजें अलग से पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ऑफेंस होगा। आज हम सिर्फ ऑफेंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे चीजें पढ़ेंगे, एफआईआर पढ़ेंगे। अक्सर हमारे यहाँ मसला क्या होता है, पुलिस वाले एफआईआर नहीं काटते। तो अगर पुलिस वाला एफआईआर नहीं काट रहा तो हमारे पास कौन सी रेमेडीज है, बाई से भी जो रेमेडी है वो कैसे एप्लीकेशन ड्राफ्ट होगी, डायरेक्ट कंप्लेन की जो रेमेडी है वो कैसे हम डायरेक्ट कंप्लेन ड्राफ्ट करेंगे, कौन सी जज के यहाँ। हम स्टेप बाय स्टेप जो है चालान हम पढ़ेंगे, ए क्लास चालान, बी क्लास चालान, सी क्लास चालान, और कागनीदंड, वो सारी की चीजें। तो अभी हमारा जो टॉपिक होगा मेन वो होगा ऑफेंस। तो हम चलते हैं ऑफेंस को देख लेते हैं। तो चलते हैं हम ऑफेंस को। अच्छा, क्वेश्चंस जो है मैं नोट करता जा रहा हूँ, मैं लास्ट में इसको जो है आंसर दूंगा, क्योंकि अभी आंसर देने पे बैठ जाऊंगा तो वो क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मैं लास्ट में सारे जो है आंसर्स दूंगा, काइंडली कनेक्टेड रहिएगा लास्ट तक। ऑफेंसेस और उसके टाइप्स हम पढ़ेंगे, क्योंकि क्रिमिनल अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो ये बेसिक चीजें आपको पता होना लाजमी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे व्हाट इज ऑफेंस, और उसके बाद उसकी एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। और ऑफेंस की टाइप्स हैं, काग्निजेबल ऑफेंस, नॉन काग्निजेबल ऑफेंस, वो भी हम पढ़ेंगे, अपकमिंग में होगा क्योंकि ऑफेंस में आता है तो इस वजह से मैंने लिख दिया इधर। और दूसरा बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस पढ़ेंगे, कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, और कौन से ऑफेंसेस मजिस्ट्रेट चलाएगा और कौन से ऑफेंसेस सेशन कोर्ट चलाएगी। तो ये हमारी जो है ऑफेंस की आउटलाइन है, वो हम कवर करेंगे। अच्छा, ये जो स्क्रीन के ऊपर है ये मैंने नहीं किया, किसी पार्टिसिपेंट ने कर दिया है, तो इस वजह से ये रिमूव नहीं हो रहा, मैंने कोशिश की लेकिन ये फिर भी रिमूव नहीं हो रहा। बहरहाल हम जो है अपकमिंग लेक्चर में ये ख्याल रखेंगे कि कोई भी पार्टिसिपेंट ऐसा नहीं कर सके, वो हम ऑप्शन रख देंगे। बहरहाल चलते हैं हम ऑफेंस पे। अ, अगर आप में से किसी को ऑफेंस की डेफिनेशन पता है तो काइंडली बता दें चैट बॉक्स के थ्रू, ताकि हमें पता चल सके कि भाई आप कि आप कौन सी जो है ईयर के हैं, और थोड़ा बहुत हमें भी आइडिया हो सके आपके बारे में। अगर किसी को ये ऑफेंस की डेफिनेशन आती है तो चैट बॉक्स में बता दे काइंडली। अच्छा, शहबाज अली ने कहा है एक्ट एंड ओमिशन, मोहम्मद काशिफ ने कहा है एन एक्ट अबाइड बाय लॉ, एन इलीगल एक्ट, ब्रीच ऑफ लॉ एंड रूल्स, एडवोकेट नेम खोकर ने कहा है। और सादिक अली ने कहा है ऑफेंस इज एक्ट और ओमिशन विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ।
अच्छा, ये जो आपके सारों के जवाब हैं बहुत ही सही हैं। शहबाज अली का भी जवाब सही है, मोहम्मद काशिफ का भी, एडवोकेट नईम खोकर का भी, और सादिक अली का भी। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। कोई भी ऐसी चीज हो जो ला ने प्रोहिबिट की हो, उस चीज को हम कहते हैं कि भाई वो क्या है, वो ऑफेंस है, क्योंकि ला ने प्रोहिबिट की है। तो चलते हैं हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एक जो डेफिनेशन है हमारे यहाँ ऑफेंस की, एनीथिंग मेड पनिशेबल अंडर पाकिस्तान पिनल कोड और एनी अदर स्पेशल और लोकल लॉ। कोई भी ऐसी चीज जो जो है पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर उसके सजा लिखी हुई हो, या किसी और स्पेशल और लोकल लॉ। अच्छा, ये जो सीआरपीसी है वो प्रोसीजर से रिलेटेड है, और जो पीपीसी है वो पनिशमेंट से रिलेटेड है। तो जो भी, अगर आपको पनिशमेंट देखनी है तो पीपीसी खोल लीजिएगा, अगर आपको प्रोसीजर देखना है तो आप सीआरपीसी खोल लीजिएगा, ओपन कर दीजिएगा। तो ऐसी चीज जिसकी सजा लिखी हुई हो पीपीसी में, तो उसको हम बोलेंगे कि भाई वो ऑफेंस है। आर एन एक्ट और ओमिशन प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड पनिशेबल बाय लॉ। कोई भी ऐसी एक्ट है या ओमिशन है, वो लॉ कहता है कि भाई ये तुम्हें नहीं करनी, अगर तुम करोगे तो उसकी सजा होगी, तो वो क्या हो गई, वो जो है वो ऑफेंस होगा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको इधर बता दूं। इधर एक ये जो एक्सटेंशन लिखी हुई है कि भाई प्रोहिबिट हो एक तो, दूसरा पनिशेबल हो। सिर्फ प्रोहिबिट होने से वो ऑफेंस नहीं होती, पनिशेबल होना उसका लाजमी है। सपोज करें सुसाइड, ला क्या कहता है, सुसाइड करो। ला कहता है सुसाइड नहीं करो। हमारे यहाँ सेक्शन है 3 to 5, मेरे हिसाब से यहाँ 3 to 4 पीपीसी। इन दोनों में से एक सेक्शन है जो सुसाइड से रिलेटेड था, वो अभी रिपील कर दिया है, वो खत्म कर दिया गया है अभी अमेंडमेंट के थ्रू। तो ये जो सुसाइड है वो क्या है, प्रोहिबिटेड है। ला कहता है कि भाई तुम सुसाइड नहीं करो, लेकिन उसकी अभी सजा नहीं है, पहले सजा होती थी, अभी करंटली सजा नहीं है, वो जो अमेंडमेंट में खत्म कर दी गई है। तो अभी ये ऑफेंस नहीं हुआ क्योंकि उसकी सजा नहीं है। तो इस हिसाब से एक तो प्रोहिबिटेड होना लाजमी है, उसके बाद उसकी सजा होना लाजमी है। तो आई होप ये आप ये समझ गए होंगे। कोई ऐसी चीजें देखिए, ला ऐसा नहीं कहता है कि भाई जो है तुम सुसाइड करो, लेकिन उसकी सजा भी नहीं देता अभी करंटली, तो इस हिसाब से वो क्या हो गया, ऑफेंस। बहरहाल, इंटेंशन इज मैंडेटरी इन ऑर्डर टू कमिट एन ऑफेंस। अब ये बहुत जरूरी चीज है। हमारे यहाँ जो क्रिमिनल में प्रैक्टिस में ये भी चीज सेल्फ डिफेंस में या डिफेंस में जो है ली जाती है कि वह इंटेंशन नहीं थी बंदे की। अगर आपकी इंटेंशन नहीं है तो आपको सजा नहीं मिलेगी। सपोज करें आपने किसी का मर्डर कर दिया, या आपने नहीं, किसी और बंदे ने कर दिया, उसने क्या कर दिया, मर्डर कर दिया, और लॉ कहता है कि भाई उसकी इंटेंशन ही नहीं थी, नो इंटेंशन, तो उसको जो है वो ऑफेंस नहीं है, नो ऑफेंस, क्योंकि उसकी इंटेंशन नहीं है। तो इस हिसाब से क्या हुआ, वो ऑफेंस नहीं है। अब सारा का सारा किस चीज पे डिपेंड करता है, इंटेंशन पे डिपेंड करता है। तो अगर इंटेंशन नहीं है तो वो ऑफेंस भी नहीं होगा। तो ये तो बहुत ही अजीब चीज हो गई कि भाई अगर तुम्हारी इंटेंशन नहीं, तुम सजा नहीं मिलेगी। तो इसको हम थोड़ा एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि अगर आपकी इंटेंशन नहीं है तो आपको कैसे वो ऑफेंस नहीं होगा। सपोज करें ये एक घर है, हाउस, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, ठीक है। अभी इसके ऊपर लग गई है फायर, फायर का मतलब आग, इसके ऊपर भी फायर लग गई। अब तुम, आप जो इधर खड़े हैं, आप ये देख रहे हैं कि भाई यहाँ भी फायर लग गई है, यहाँ भी फायर लग गई है। अब ये फायर बढ़ रही है, बढ़ते 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 अब इस घर को आएगी, इस घर के बाद सारी, इस घर को फिर सारी कॉलोनी को जला के राख कर देगी। अब आप क्या करते हैं, हिम्मत करते हैं, इस घर को क्या कर देते हैं, इसको घर को कर देते हैं क्रश। क्या कर दिया आपने, इस घर को कर दिया क्रश, तोड़ दिया, तोड़ दिया ताकि ये आग बढ़ ना सके, इधर ही रुक जाए। अब क्योंकि किसी के घर को तोड़ना क्या है, ऑफेंस है, लेकिन आपकी इंटेंशन घर तोड़ना नहीं है। आपकी इंटेंशन क्या है, आपकी इंटेंशन है आग को रोकना, ताकि जो है नुकसान कम हो सके। अगर ये हम नहीं करेंगे तो फिर सारी की सारी कॉलोनी जल सकती है। तो इधर जो है ये ऑफेंस नहीं है, क्योंकि आपकी इंटेंशन क्या है, वो एक तो आपने गुड फेथ में किया है ये काम, दूसरा आपकी इंटेंशन क्या है, आग को रोकना। तो इस हिसाब से ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आपकी इंटेंशन नहीं है तो वो ऑफेंस नहीं होगा। एग्जैक्टली exactly, शायद अहमद, यू आर राइट, इन गुड फेथ देन नो ऑफेंस। अगर गुड फेथ है तो वो ऑफेंस नहीं होगा। तो आई होप कि आप ये डेफिनेशन भी समझ गए होंगे, जो ये डेफिनेशन इधर लिखी हुई थी कि भाई इंटेंशन इज मैंडेटरी।
क्योंकि इंटेंशन नहीं होगी तो वो ऑफेंस नहीं होगा। पहले आपको शायद ऐसा लगता होगा कि भाई ऐसे के नहीं, जब हमने एग्जांपल देख लिया तो आई होप कि आपने समझ गए होंगे। एक्सेप्शन में यही है ऑफेंस की भाई, इफ नो इंटेंशन नो ऑफेंस। अच्छा ये कहाँ लिखा हुआ है? ये मैं अपने आप से नहीं कह रहा, अपने खुद से नहीं कह रहा, ये सेक्शन 81 ऑफ पीपीसी में लिखा हुआ है साफ साफ। ये मैंने अभी लिखा लिखा हुआ है आपकी आसानी के लिए, आप पढ़ सकते हैं। सेक्शन 81 of Pakistan Penal Code. Nothing herein is an offense merely by reason of its being done with the knowledge that is likely to cause harm if it done without any criminal intention to cause harm in the good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property. सिंपल सी बात है कि भाई अगर वो गुड फेथ में कोई काम कर रहा है तो वो ऑफेंस नहीं होगा। तो आई होप कि ये सेक्शन 81 वाली बात आप समझ गए होंगे, जो हमने एग्जाम्पल के थ्रू जो है कवर किए। हाँ ये आपकी एक्सेप्शन सही है, शायद अमन की निगलिजेंस की हम जब आएंगे कत्ल खता में उधर हम इसको देख लेंगे। क्योंकि लॉ में क्या है, बहुत कोई भी चीज सर्टेन नहीं, एक्सेप्शन जहाँ उधर है। आपने जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा होगा, वेयर देयर इज लॉ देयर इज एक्सेप्शन। तो लॉ के यहाँ एक्सेप्शन जरूर होगी, एक्सेप्शन की भी एक्सेप्शन होती हैं कभी कभी तो ये जरूर आपकी बात भी दुरुस्त है। अच्छा एक्सेप्शन जो हमने पढ़ी थी उसकी मैक्सिम्स देख लेते हैं। एक मैक्सिम है एक्टस नॉन फैक्टत मेंस सिट्रिया। ये एक लैटिन मैक्सिम है, जिसकी मीनिंग क्या है? एन एक्ट कैन नॉट बी गिल्टी इफ इट डज नॉट अकम्पनी गिल्टी माइंड। अगर आपके माइंड गिल्टी नहीं है, अगर आपकी इंटेंशन जो है खराब नहीं है, इंटेंशन आपकी अच्छी है, आप क्या चाहते हैं कि भाई कॉलोनी दूसरी ना जले, इस वजह से आपने घर को तोड़ा है, तो आपको सजा नहीं होगी। वो एक्ट जो है वो गिल्टी एक्ट नहीं है। अगर आप ऐसे ही किसी का घर तोड़ देते हैं नॉर्मल कंडीशन में तो आपको सजा हो जाएगी, क्योंकि आपने उसका घर तोड़ा है। तो इस हिसाब से उधर नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगी। बाकी अगर ऐसी स्पेशल कंडीशन आ जाती है तो फिर आपको सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक लीगल जो टर्म है, लीगल मैक्सिम है, इट एक नॉन फैक्टेड रियम नेस सिट्रिया नेसी सिट्रिया। तो इसकी मीनिंग आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखी है कि भाई एन एक्ट कैन नॉट बी गिल्टी इफ इट डज नॉट अकम्पनी ए गिल्टी माइंड। तो उसके बाद एक्ट एन एक्ट शैल नॉट बी ऑफेंस इफ इट इज कमिटेड बाय। अच्छा दूसरी चीजें कि भाई एक जो एक्ट है वो ऑफेंस नहीं होगा अगर वो 10 साल से कम वाला बच्चा कर रहा है। सर्टेन केसेस में 14 ईयर्स भी लिखा हुआ है। अगर 10 साल से कम वाला बच्चा है वो किसी का मर्डर कर देता है तो वो ऑफेंस नहीं है। अगर 14 साल, कुछ चीज जो कंडीशन में 14 ईयर्स भी लिखा हुआ है। अच्छा ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सेक्शन 82 ऑफ पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड में, ये चीज लिखी हुई है। तो ये आप क्लियर हो गया होगा कि अगर 10 साल से कम वाला बच्चा है वो ऑफेंस नहीं होगा। तो दूसरा दूसरा ये है कि भाई अगर कोई बंदा है वो अनसाउंड माइंड है, अनसाउंड माइंड का मतलब है उसका दिमाग सही नहीं है, तो अगर वो कोई काम करता है तो वो भी जो है क्या हो जाएगी, वो ऑफेंस नहीं होगी। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि भाई दो कंडीशंस हैं ऑफेंस की। अगर 10 साल से कम वाला बच्चा है, कुछ कंडीशंस में जो है क्या है 14 ईयर्स भी हैं। दूसरा अनसाउंड माइंड, दोनों के जो एक्ट्स हैं वो क्या होंगे, वो ऑफेंस नहीं होंगे। ये एक किस्म की एक्सेशन दी गई है। हमारे यहाँ जो सेक्शन 84 है इसका बड़ा फायदा लेते हैं। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली कारसाज इंसिडेंट में क्या हुआ था, उधर क्या कह रहे थे कि पागल है पागल है पागल है। हमारे यहाँ यही चीज जो है ग्राउंड लिया जाता है। अमीर बंदा अगर कोई मर्डर करता है कि भाई पागल है। आपने मीम भी सुना होगा, एक वो छोटू का है, उसमें वो बोलता है कि अगर कोई अमीर बंदा जो है मर्डर कर देता है तो उसका कहना ये होता है कि भाई मैं पागल हूँ मैं पागल हूँ। तो इस हिसाब से ये 84 वाला अक्सर आपने देखा भी होगा, ये डिफेंस लेते हैं। कारसाज इंसिडेंट जो कराची में हुआ था उधर भी वही डिफेंस लेने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं चल सका था। अच्छा किसी ने पूछा है, नया इलियास ने पूछा है व्हाट इज मैक्सिम। तो मैक्सिम जो होती है वो एक स्टेटमेंट होती है, एक किस्म की स्टेटमेंट को हम मैक्सिम कह सकते हैं। स्टेटमेंट या सेइंग, या सेइंग आप समझ सकते हैं, सिंधी में इसको बोलते हैं चवणी, और उर्दू में कौल बोल सकते हैं आप। सेइंग हो गई या स्टेटमेंट हो गई, तो उस चीज को हम बोलेंगे कि भाई ये मैक्सिम है। लॉ में अक्सर जो होते हैं वो लेटिन मैक्सिम्स, लेटिन एक लैंग्वेज है, लेटिन लैंग्वेज के मैक्सिम्स होते हैं वो अक्सर अप्लाई किए जाते हैं लॉ में। तो इस हिसाब से हमने एक लिख दिए, आगे भी हम बहुत सी मैगजीन्स पढ़ेंगे टाइम टू टाइम। एग्जैक्टली एक जो है शायद अहमद ने बताया लीगल टर्म, या लीगल टर्म भी कह सकते हैं बिल्कुल इसको। तो चलते हैं हम, आई होप आप ये एक्सेप्शंस भी समझ गए होंगे, और 10 साल वाली बात और अनसाउंड माइंड वाली बात भी समझ गए होंगे। काइंडली एक बात मैं आपको नोट कराता चलूँ, ये सेक्शंस आप जरूर याद कीजिएगा, जो जो सेक्शंस हम कवर कर रहे हैं। अच्छा
ये किसी ने सवाल किया है कि कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ मैक्सिम। अच्छा, ये मैक्सिम का एक एग्जांपल ये आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, एक्टस नॉन फेक्टेड रियम नेसी सिट्रिया। एक तो ये एग्जांपल हो गया। इसका मतलब ये है कि भाई एन एक्ट कैन नॉट बी गिल्टी इफ इट डज नॉट अकम्पनी गिल्टी माइंड। तो ये एक्सेप्शंस की रिलेटेड एक मैक्सिम है। तो मैक्सिम ऐसे होता है, जिसको सेइंग बोलते हैं। आप नॉर्मली देख लें सिंधी में या उर्दू में होते हैं जो भी क्या कॉल होते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये क्या हो गई, मैक्सिम हो गई। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है कि भाई जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरे भी आप देख सकते हैं इनके एग्जांपल्स। तो आई होप कि आप ये मैक्सिम की जो कॉन्सेप्ट है वो समझ गए होंगे। तो चलते हैं हम ये समझते हैं कि ऑफेंस कमिट हो गया है। ऑफेंस कमिट हो गया है। अब जो है ऑफेंस की सजा क्या होगी। ये एक्सेशन भी नहीं है, 10 वाला से कम वाला बच्चा भी नहीं है, वो बड़ा बच्चा है, 18 साल से बड़ा है। और वो पागल भी नहीं है, वो बहुत ही जो है साउंड माइंड है। तो चलते हैं हम जो देखते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो फिर उसकी सजा क्या होगी। तो हम सजा के यहाँ चलते हैं कि भाई उसकी पनिशमेंट्स क्या होंगी। अ, अगर वो ऑफेंस कमिट कर देता है तो पनिशमेंट्स जो है वो सेक्शन 53 ऑफ पीपीसी में लिखी हुई है। कोई भी अगर जो है पनिशमेंट अगर देना चाहे जज किसी भी बंदे को, तो वो यही इस 10 जो पनिशमेंट्स लिखी हुई हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, इनमें से कोई एक पनिशमेंट अवार्ड करना चाहे जज तो वो कर सकता है, इनसे बाहर कोई भी पनिशमेंट नहीं दे सकता। ये कहाँ लिखी हुई है पनिशमेंट, ये लिखी हुई है सेक्शन 53 ऑफ पीपीसी में। तो ये सारी पनिशमेंट्स होंगी, तो हम इसको एक एक अलग अलग से देख लेते हैं कि वो क्या कहती हैं। एक हो गया किसास। किसास क्या है? किसास का मतलब है टूथ फॉर टूथ, आई फॉर आई। दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। जैसे अगर कोई बंदा है वो किसी का हाथ तोड़ देता है तो उसका भी हाथ तोड़ दे। अगर वो किसी का कान तोड़ देता है तो उसका भी कान तोड़ा जाए। तो उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे किसास, बदला। सिंपल इसको आप बोल सकते हैं बदला। तो बदला आप बोल सकते हैं। और उसके बाद देखें किसी कोई आपका दांत तोड़ देता है तो आप उसका दांत तोड़ें। अगर आप कोई आपकी आंख फोड़ देता है तो आप भी उसकी आंख फोड़ें। तो इस हिसाब से इसको टूथ फॉर टूथ एंड आई फॉर आई कहते हैं। अच्छा, गांधी एक है, गांधी आपने देखा होगा, इंडियन जो है, ये जो एनक पहनता है वो व्हाइट कलर के कपड़े। उसकी एक जो एक कहावत है इससे रिलेटेड, टूथ फॉर टूथ एंड आई फॉर आई, कि भाई अगर ऐसा चला तो दुनिया में सारे बंदे अंधे हो जाएंगे। और जो है अगर टूथ फॉर टूथ और आई फॉर आई वाला रूल हम चलाएं इधर, तो दुनिया में सारे बंदे अंधे रह जाएं, एक आंख से अंधे रह जाएंगे। तो ये गांधी की स्टेटमेंट थी। बहरहाल हमें क्या, हम तो जो लॉ वाल पढ़ेंगे सारी चीजें। लॉ में तो यही लिखा है कि भाई किसास भी पनिशमेंट हो सकती है। उसके बाद दियत। दियत को बोलते हैं द ब्लड मनी। ये दियत जो होती है मर्डर में दी जाती है। सपोज करें आपने किसी का मर्डर कर दिया या किसी बंदे ने किसी दूसरे का मर्डर कर दिया। अब वो जो है चाहता है कि उसके पास पैसे बहुत हैं। अब वो चाहता है कि भाई जो है मैं जेल नहीं रहना चाहता, मैं पैसे देकर जो है जो आज़ाद होना चाहता हूँ। तो ला कहता है कि भाई हाँ कर सकते हो, तुम दियत दे दो और बिस्मिल्लाह करके चले जाओ। जैसे अभी कारसाद इंसिडेंट मैंने बताया था, कराची में क्या हुआ था। उसने क्या कर दिया, उसने दियत जो है दे दी। और उसके बाद वो जो है सारा कुछ वो केस उसके ऊपर जो भी था खत्म हो गया। तो दियत वो दे सकते हैं। अब दियत का कितना अमाउंट होता है, ये भी आपके जहन में सवाल आता होगा। तो दियत का जो अमाउंट होता है वो 30,600 जो है 30 ग्राम्स ऑफ सिल्वर। 30,630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर की जितनी भी रकम होगी वो दियत की रकम होगी। इससे ज्यादा आप अगर देना चाहते हैं तो दियत में दे सकते हैं। ये कम से कम एक लिमिट है। इससे कम अगर दियत होगी तो वो दियत नहीं मानी जाएगी। एटलीस्ट आपको इतनी रकम देनी है। अगर इससे ज्यादा वो कोई मांग रहा है और आप देना चाहते हैं तो आप ये दे सकते हैं। कितना है? 30,630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर। अब इसकी रकम जो है हर साल हमारे यहाँ फेडरल गवर्नमेंट जो है वो तय करती है। मैं आपको वो पेज भी दिखाता हूँ जिसके में लिखा हुआ है सारा कुछ। मैं इसको जूम कर देता हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये 2023 का जो है था। इधर लिखा हुआ है इन दी पर्सनेंस ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 323 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड, द फेडरल गवर्नमेंट इज प्लीज टू डिक्लेयर ₹6,757,902 ओनली द टू बी द वैल्यू ऑफ
30,630 grams ऑफ सिल्वर फॉर फाइनेंशियल ईयर। अब आप ये देख सकते हैं इधर ये जो अमाउंट लिखा हुआ है 30,633 ग्राम्स, ये दियत का अमाउंट है और इसका अमाउंट कितना हुआ, 67 lakhs हुआ समथिंग, और उसके साथ कुछ थाउजेंड भी हो गए। तो ये अमाउंट फेडरल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम हर साल जो है क्या करती है, वो बताती है एक नोटिफिकेशन के थ्रू। तो उसने वो अमाउंट बता दिया है, इस वजह से बता दिया है कि भाई कोर्ट को अब ये अलग से मसला ना हो जो है कैलकुलेट करने में, इस वजह से उसने जो है बता दिया है। तो ये एक नोटिफिकेशन इशू होता है जिसमें दियत का जो है बताया जाता है। दियत का ये जो अमाउंट है ये कहाँ लिखा हुआ है, अंडर सेक्शन 323 ऑफ पीपीसी, पीपीसी में ये लिखा हुआ है। तो आई होप आप ये दियत भी समझ गए होंगे कि ये दियत क्या है। उसके बाद आता है अर्श। अर्श क्या होती है, अर्श भी एक किस्म की कंपनसेशन होती है दियत की तरह। में भी आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन इसमें मर्डर वाली सिचुएशन नहीं होती, मर्डर के लिए दियत होती है। बाकी अगर आपने किसी को एक बड़ी इंजरी दे दी, मेजर इंजरी मतलब कि आपने उसका हाथ तोड़ दिया, आंख फोड़ दी, ये मेजर इंजरी हो गई, उसकी अगर आप पैसे देते हैं तो वो अर्श हो गया। अगर कोई छोटी इंजरी हो गई, आपने किसी की बाइक का टायर पंचर कर दिया, या किसी का गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया, किसी के अगले की गाड़ी का, या ऐसा कुछ कर दिया, या उसको छोटा सा कोई जो चोट लगा दी उसके जिस्म के ऊपर, तो उसकी अगर आप कंपनसेशन देना चाहते हैं तो वो हो गई दमन। उसके बाद आती है ताजीर, एक किस्म की पनिशमेंट होती है। वो क्या होती है, कोर्ट के थ्रू होती है, वो कोर्ट की अपनी डिस्क्रिप्शन होती है कि भाई कौन सी पेनल्टी लगाती है। कोर्ट अगर कोई पेनल्टी लगाती है तो उसको हम ताजीर बोलते हैं। और दूसरी पनिशमेंट जो होती है वो होती है डेथ की पनिशमेंट। आपने अक्सर सुना भी होगा कि भाई इसको फांसी की सजा मिल गई। तो फांसी की सजा वाली जो पनिशमेंट, ये 6 नंबर वाली पनिशमेंट है। उसके बाद आती है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। अच्छा, आपने ये सुना होगा अक्सर कि भाई इसको उम्र कैद हो गई। तो आपको ये मैं बताता चलूं कि उम्र कैद का मतलब ऐसा नहीं है कि वो सारी उम्र जेल में रहेगा। उम्र कैद का मतलब है, उम्र कैद का मतलब क्या है, 25 ईयर्स तक वो जेल में रहेगा। उसके बाद वो बायदत बरी नहीं कह सकते, मतलब वो आजाद हो जाएगा। तो ये 25 साल वाली बात कहाँ लिखी हुई है, ये लिखी हुई है अंडर सेक्शन 57 ऑफ पीपीसी, उधर लिखी हुई है। तो आई होप ये आपका ये जो, अगर किसी के जहन में ये मिथ होगी कि भाई वो सारी उम्र के लिए जेल में होगा, तो ऐसा कोई नहीं है। वो 25 साल तक ही जेल में रहेगा अगर उम्र कैद उसकी सजा आ गई। और अगर वो उम्र कैद की आ गई तो फिर 25 साल के बाद उसको छोड़ा जाएगा। तो आई होप कि आप इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ भी समझ गए होंगे। उसके बाद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ से छोटी अगर सजा आती है, 2 महीने की, 2 साल की, या 7 साल की, 10 साल की, वो इस कैटेगरी में आती है इम्प्रिजमेंट ऑफ टू डिस्क्रिप्शन। एक नॉर्मल होती है सिंपल कि भाई इसको जो है सिर्फ जेल में रखा जाए, इसको क्या किया जाए, इसको में जेल में रखा जाए 2 साल के लिए, 5 साल की। दूसरी होती है भाई इसको 2 साल तक जेल में रखा जाए, लेकिन इससे काम लिया जाए, और सख्त वाला काम। अगर कोई ऐसा क्रिमिनल है, हार्ड क्रिमिनल है, सख्त किस्म का नेचर का जो क्रिमिनल है, उसको जज ऑर्डर करता है भाई 5 साल तक सजा। उसके साथ साथ इसको जो है ज्यादा जो है काम लिया जाए जेल में, ताकि ये सुधर जाए। क्योंकि कुछ क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं जो ये अपनी बॉडी में मजबूत होते हैं, तो उसको ये अकड़ तोड़ने के लिए ये रखा गया है। उसके बाद आती है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फॉरफीचर का मतलब होता है जब्त करना, किसी की प्रॉपर्टी जब्त करना। अब ये कौन सी केसेस में होता है, ये जो होता है वो बैंकिंग के केसेस में होता है। बैंकिंग लॉज में अब जब आप आएंगे बैंकिंग मैटर्स में, तो उधर क्या होती है, अक्सर ये होती है, सपोज करें आपने लोन ले लिया बैंक से। अब आप देखें बैंक में अगर आप जाते हैं, आपका अगर जाना हुआ होगा, तो बैंक ऐसे ही आपको लोन नहीं देती। और बैंक देती है कि भाई अगर तुम्हारे पास बैकअप में कोई चीजें हैं तो वो लोन देगी। सपोज करें आपके पास प्रॉपर्टी है या कार है, जो भी है। तो अगर प्रॉपर्टी है तो कोर्ट बोलेगी भाई इसको गिरवी रखो। अगर तुम गिरवी रखोगे, जिसको मोर्गेज भी बोलते हैं इंग्लिश में, लॉ की लैंग्वेज में भी, तो इसको मोर्गेज करो, इसके कागज हमें दो और हमसे लोन लेकर चले जाओ। अब प्रॉपर्टी के जो कागजात हैं वो बैंक के पास होते हैं, और लोन आप लेके चले जाते हैं। और आप जो है आगे चल के अगर लोन पे नहीं करते टाइम पे, तो बैंक क्या करती है, कोर्ट के थ्रू केस करेगी। बैंकिंग कोर्ट उसकी अलग होती है, अपना एक ऑर्डिनेंस भी होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी या फाइनेंस ऑर्डिनेंस 2001। उसके तहत फिर कोर्ट आपके ऊपर केस करेगी। और जो अब क्योंकि कागजात किसके पास हैं, बैंक के पास हैं, और आपने उसके एग्रीमेंट भी किया होगा लोन का, तो आप जो है एक किस्म के जो है डिफेंडेंट हो जाएंगे उस केस में बहरहाल। फिर कोर्ट क्या आर्डर करेगी कि भाई इससे जो है प्रॉपर्टी क्या की जाए, फॉरफीचर की जाए, जब्त की जाए, और उसको बेचा जाए। और इसकी जो भी रकम होती है वो बैंक को पे की जाए, जो भी उसका लोन है। और जो बच जाती है तो वो मालिक को वापस की जाए। तो इस केसेस में क्या होती है, वो फॉरफीचर भी होती है, नॉर्मल केसेस में भी फॉरफीचर होती है, सीज होती है। तो ये आई होप कि आप ये फॉरफीचर वाला एग्जांपल भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
10 वाली पनिशमेंट क्या है? फाइन। नॉर्मली क्या होता है हमारे यहाँ, एक वकील था, उसने झूठा केस कर दिया था, एक यहाँ ट्रायल कोर्ट में कर दिया, फिर वो अपील भी उसने ले ली, अपील में भी वो डिसमिस हो गया। अब क्योंकि हाई कोर्ट वाले जज क्या होते हैं, वो थोड़े बहुत तेज होते हैं मेरी तरह। अब वो क्या करते हैं, अब आपने उसका टाइम जाया कर दिया, अब उसने जो है फाइन लगा दिया, भाई 5 लाख रुपए कोर्ट में जमा कराओ, ये तुम्हें सजा है। तो इस हिसाब से फाइन भी लगा सकती है। नॉर्मल कंडीशन में आप पीपीसी की पनिशमेंट्स पढ़ेंगे, उधर भी लिखा होगा कि भाई इतनी सजा और इतना फाइन लगा सकती है कोर्ट, तो फाइन भी लगा सकती है। तो ये 10 पनिशमेंट्स हैं, इससे बाहर कोई भी सजा नहीं दे सकती कोर्ट, अगर देना चाहे तो ये 10 में से दे सकती है। तो आई होप आप ये ऑफेंस भी थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। तो क्योंकि अब ये टाइम होने वाला है, तो इस वजह से एक एप्लीकेशन भी ड्राफ्ट करना सीख लेते हैं कि भाई एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट की जाती है। तो हम पहली एप्लीकेशन जो हमारी होगी, क्योंकि फर्स्ट क्लास है हमारा, तो इस वजह से हम जो है थोड़ी बेसिक एप्लीकेशन कवर करेंगे, ताकि आप अब जो है ग्रिप कर लें जो है ड्राफ्टिंग पे, उसके ऊपर हम कॉम्प्लिकेटेड जो एप्लीकेशन है वो भी हम ड्राफ्ट करना सीखेंगे इंशाल्लाह। तो आज का जो हमारी एप्लीकेशन है वो है एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट का मतलब क्या है? व्हाट इज एडजॉर्नमेंट? एडजॉर्नमेंट एक टेम्पररी स्टॉपिंग ऑफ ट्रायल, इंक्वायरी और अदर मीटिंग, जिसको हम पोस्टपोनमेंट भी बोल सकते हैं, कि भाई टेम्पररी टाइम के लिए स्टॉप कर लेना किसी भी ट्रायल को। ट्रायल कोर्ट में अगर कोई इंक्वायरी चल रही है उसको, या कोई किसी किस्म की मीटिंग हो गई, मीटिंग्स भी होती हैं बिजनेस मीटिंग, वो भी एडजॉर्नमेंट उसकी की जाती है, पोस्टपोनमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो हमारे यहाँ सिर्फ ये हम डेफिनेशन लेंगे, टेम्पररी स्टॉपिंग ऑफ ट्रायल, ट्रायल जो केस चल रहा होता है, तो हम ये कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम वकील लोग हैं तो इस वजह से यही कंसीडर करेंगे, बाकी चीज़ों से हमारा काम नहीं। तो ये एडजॉर्नमेंट इसको बोला जाता है कि भाई कोर्ट में केस चल रहा है, अब हम चाहते हैं कि भाई कोर्ट में जो केस चल रहा है, वो प्रोसीडिंग जो चली उसको कुछ टाइम के लिए स्टॉप किया जाए, क्योंकि हमारा कोई भी मसला हो गया या सारा कुछ, तो उस एप्लीकेशन में हम एडजॉर्नमेंट देते हैं। एडजॉर्नमेंट कब मूव की जाती है? कुछ कंडीशंस हैं, जब आपका सीनियर काउंसिल जो आपका वकील है, वो केस जिस कोर्ट में केस चल रहा है उधर वो नहीं है, कोई दूसरी कोर्ट में जो है मसरूफ है, या वो जो काउंसिल है वो जो है दूसरी डेट लेना चाहता है, क्योंकि उसकी तैयारी नहीं हुई है केस की, उसने केस अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा, या कोई और मसला हो गया है, एनी अदर जो है थिंग, एनी अदर जो इशू, वो इशू जो बना के आप जो एडजॉर्नमेंट ले सकते हैं। तो वो चलते हैं कि भाई वो एडजॉर्नमेंट की एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट की जाती है। ड्राफ्टिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्नमेंट, केस स्टडी के थ्रू हम ड्राफ्टिंग करेंगे, केस स्टडी देखते हैं, उसके थ्रू हम जो है ड्राफ्ट करना चलेंगे। अब ये केस नंबर, अब क्योंकि कोर्ट में लिस्ट देते हैं केस की, जैसे अभी हमें नाम दिया गया है, मेरा नाम जोएब है, और किसी का नाम शाहिद है, और जवाद है, किसी का नाम कामिल है, किसी का नाम नेहा है, और किसी का क्या नाम है, ये सारा कुछ। तो अब क्योंकि ये नाम क्यों दिए गए हैं हमें, ये इस वजह से दिए गए हैं, ये आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए। सपोज करें हम जो है 3 4 बंदे एक साथ बैठे हैं, और कोई एक बंदा तीसरा आता है या चौथा, अब वो आता है और हम तीनों में से किसी एक में उसका काम है, अगर वो बुलाना चाहे और हम तीनों का नाम ही ना हो, तो वो कैसे बुलाएगा हमें? तो इस वजह से हमारे बुजुर्गों ने ये सोचा कि भाई इनको हम नाम दे देते हैं, नहीं तो ये बेचारे परेशान रहेंगे, तो उन्होंने हमें नाम दे दिए। तो अगर मुझसे काम होगा तो वो बोलेगा भाई मोहम्मद जोएब, अगर के कामिल से काम होगा या जवाद से काम होगा या शायद से काम होगा, तो उसको बुलाएगा। तो कोर्ट में भी यही होता है, आप कोर्ट में जाएंगे तो केस नंबर कॉल होता है, फिलहाल केस नंबर, और ये पार्टीज हैं जवाबदार, ऐसे सारा कुछ जो बेलिफ होता है वो कॉल करता है। तो इस हिसाब से ये कि जो है कि कोर्ट में भी जो है नंबर दिए जाते हैं, ताकि जो केसेस हैं केसेस को आइडेंटिफाई किया जाए। अगर नंबर नहीं देते, ऐसे ही 1,000 केस पड़े हैं, तो कैसे पता चले कौन सा केस किसका है? तो इस वजह से ये नंबर दिया जाता है। 789/2024 का ये 798 नंबर केस है इस कोर्ट का। कौन सी कोर्ट का? कराची सेशन कोर्ट का। और जो एडवोकेट है जो अक्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मिस्टर मोहम्मद जोएब, वो अब प्रोसीडिंग्स अटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस, मतलब कि उसके दूसरा एक केस चल रहा है हैदराबाद हाई कोर्ट में। अब हैदराबाद हाई कोर्ट में उसका केस है एक, और दूसरा कराची सेशन कोर्ट में। अब सर कराची सेशन कोर्ट में अब वो एडजॉर्नमेंट चाहता है कि भाई इस केस को मुलतवी किया जाए किसी दूसरी तारीख पे। आपने फिलहाल जो सुना भी होना, सनी देओल का फेमस डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो ये एडजॉर्नमेंट जो एप्लीकेशन ये तारीख लेने के लिए होती है। तो वो सनी देओल जो परेशान था, वो इस एप्लीकेशन की वजह से परेशान था, आज वो हम एप्लीकेशन ड्राफ्ट करना सीखते हैं। अब देखते हैं कि कैसे वो एप्लीकेशन हम फाइल करते हैं। तो पेज सेटअप हम देख लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हमारे पास लैपटॉप नहीं है, तो वो पेजेस पे भी बना सकते हैं। हमारे प्रीवियस थर्ड पेज में कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स थे जो है क्या कर रहे थे, पेजेस पे जो असाइनमेंट्स बना रहे थे। तो इस दौर में अगर आप कुछ भी सीखना चाहें तो मुमकिन नामुमकिन नहीं है, आप ये जो स्किल सीख लें, पेजेस पे आप ड्राफ्ट करें,
और फिर जब आपके पास लैपटॉप आ जाएगा इंशाल्लाह, तो फिर तो आपकी स्किल तो आपके पास होगा। फिर लैपटॉप आ जाएगा तो फिर आप लैपटॉप पे भी ड्राफ्ट कर लीजिएगा। अगर स्किल नहीं होगा तो फिर लैपटॉप का क्या करेंगे? तो इस वजह से पेजेस पे ही आप ड्राफ्ट करिएगा, असाइनमेंट सबमिट कराइएगा। तो ये पेज सेटअप है। पहले तो पेज की जो साइज होगी वो क्या होगी? वो लीगल होगी। पेज की साइज क्या होगी? लीगल होगी। जो है पेज का जो मार्जिन होगा वो 2 इंचज फ्रॉम जो है टॉप और लेफ्ट साइड, 1 इंच फ्रॉम राइट हैंड। अब ये हम आपको इस क्लास में दिखाते हैं कि ये कैसे जो है हम बनाते हैं। ये पेज मार्जिन एमएस ऑफिस में हम आपको बना के दिखाते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं। फंट जो होगा, हमारे यहाँ जो कोर्ट में चलता है वो ये टाइम्स न्यू रोमन चलता है। तो इस वजह से मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप असाइनमेंट्स में भी यही बनाएं, ताकि आपको एक फीलिंग आए कि हम जो एक लीगल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। और जो फंट साइज है वो 12 से 13, नॉर्मली आप 12 बनाइएगा। और अगर जज जो मेरी तरह चश्मा पहनता है तो उधर आप 13 बना लीजिएगा। इस वजह से कहते हैं कि अ गुड लॉयर इज वन हु नोज द जज इज वेल। अच्छा वकील वो है जो जज को अच्छी तरह से जानता है। तो ये भी एक किस्म का स्किल है, जज को अच्छी तरह से जानना। अगर आप समझते हैं कि उसकी नज़र कमजोर है तो आप ये 13 इंच वाला बना दें। और प्रिंट करने पर कौन से, एक तो व्हाइट पेज पे नॉर्मली जो करते हैं, कोर्ट में अगर आप सबमिट कराते हैं तो आपको ग्रीन में कराना है कोर्ट के अंदर। ये एक जो हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट है, ग्रीन पेज पे लीगल पेज जो भी होता है। आप अगर फोटोकॉपी पे कभी लीगल पेज प्रिंट कराने गए होंगे तो उधर एक लीगल जो पेज होता है वो ग्रीन कलर का इतना बड़ा होता है, लीगल साइज का, उधर जो प्रिंट होता है। बहरहाल जो ये कोर्ट में अगर आप जो है सबमिट कराते हैं तो वो ग्रीन कलर का। और सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट भी अगर आप अपोजिट पार्टी जो भी आपकी है उसको आप देना चाहते हैं तो वो व्हाइट कलर का ही बना दें, उसमें ग्रीन की जरूरत नहीं है। तो उस वजह से ये मैंने दोनों लिख दिए। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे पेज सेटअप। तो ये मार्जिन्स आपको दिखाते हैं ये कि ये कैसे बनाते हैं। तो चलते हैं हम। ये मार्जिन्स आ गया, ये इधर आप देख सकते हैं। मैं इधर आपको, ये मार्जिन आ गया। अब मैं मार्जिन में कस्टमाइज मार्जिन में आऊंगा। कस्टमाइज मार्जिन में आ गया। ये मैं इसको रिमूव कर दूं। इधर मैं पहले पेपर में आऊंगा। आप ये स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। पेपर में इधर लेटर लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो एमएस ऑफिस है वो अमेरिका का जो है ये पे, तो इस वजह से यूएसए का जो कौन है, बिल गेट्स है, उसने बनाया था। तो उधर लेटर वो चलता है हम नॉर्मली, तो इस वजह से डिफॉल्ट पे लेटर सेट हुआ होता है नॉर्मली। तो आप क्या करेंगे, लेटर से हटा के लीगल कर देंगे। ये हो गई लीगल साइज सिंपल। अब ये लीगल हो गई, उसके बाद आप मार्जिन सेट करेंगे। मार्जिन हमने देखे हैं, वो हम देख लेते हैं क्या है। भाई टॉप और लेफ्ट में क्या है? 2 इंचज। और जो है राइट एंड टॉप बॉटम में क्या है? 1 इंच। टॉप और लेफ्ट में क्या है? 2 इंचज है, तो आप इधर क्या करेंगे? 2 इंचज कर देंगे। और लेफ्ट में भी 2 इंचज है। और ये बॉटम और राइट में 1 1 इंच है। तो ये हो गया, फिर उसके बाद आप ओके कर देंगे। तो ये हो गई पेज, जो लीगल साइज का पेज है जो कोर्ट में होता है वो बन गया होगा। तो ये अगर आपको समझ नहीं आया तो रिकॉर्ड लेक्चर्स हम आपके साथ शेयर कर देते कि आप फिर से वीडियो देख लीजिएगा आराम से, तो फिर आप बना लीजिएगा। तो ये हो गया। अब हम एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, हेडिंग देंगे कोर्ट की। अब फंट हम सेलेक्ट कर लेते हैं इधर, जो है नॉर्मली ये होता है कैलिबरी। आप टाइम्स न्यू रोमन सर्च करेंगे, ये आ गया। अब ये फंट साइज हम 12 कर दें। टाइटल की आप साइज बड़ी जो है रख सकते हैं। बाकी जो नीचे चीज लिखेंगे उसकी 12 या 13 रखनी है। मैं टाइटल की 16 रख देता हूँ। अब हम कौन सी कोर्ट में है? इन दी कोर्ट ऑफ, सेशन कोर्ट था ना कराची वाला, इन दी कोर्ट ऑफ सेशंस कराची। ये इसका टाइटल आ गया। अब उसके बाद जो भी हमें ड्राफ्ट करेंगे वो साइज 12 वाली होगी। अब केस कौन सा है? क्रिमिनल का केस है। क्रिमिनल केस। केस कौन सा नंबर था वो हम देख लेते हैं इधर, जो केस स्टडी है। केस स्टडी में क्या लिखा हुआ है? केस नंबर 798 2024 का है। तो वो है, तो वो हम देंगे। तो ये सिंपल एक कोर्ट का टाइटल हो गया। उसके बाद
क्या होता है, पार्टीज के नेम होते हैं, हम टाइटल आगे देखेंगे, ये शॉर्ट टाइटल होता है। क्योंकि एडजॉर्टमेंट जो सेकंड एप्लीकेशन है तो इसमें हम शॉर्ट टाइटल देते हैं, हम आगे देखेंगे कि भाई कौन सी एप्लीकेशन में शॉर्ट टाइटल होता है, कौन सी में लॉन्ग टाइटल। अब क्योंकि हम अक्यूज के तरफ हैं तो स्टेट वर्सेस अक्यूज्ड। अच्छा, अक्यूज कौन, जो भी सपोज करते हैं अली, अक्यूज तो नहीं लिखेंगे क्योंकि नाम लिखना होता है उसका, अक्यूज तो है वो पता है हमें, इसी वजह से उसको जो है लिख रहे हैं वर्सेस में। अब इन दोनों का मुकाबला होगा और जो जीतेगा उसके हक में फैसला आएगा। अब ये सिंपल इस तक जो आ गया। ठीक है, आपको मैं थोड़ा और डिफाइन कर देता हूँ, ये कोर्ट का टाइटल है, ये जो एक पार्टीज के नेम इधर देते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन का टाइटल होता है। तो ये इधर काम नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल एप्लीकेशन ओपन कर देता हूँ। चलें, ये देख लें आप, ये आपने क्या कर दिया है, ये कोर्ट का टाइटल है, जो उधर था, जो भी इधर 14 से 2024 वाला था। और ये जो पार्टीज के नेम है वो लिखे हुए द स्टेट वर्सेस मोहम्मद बशीर। फिर आप उसके बाद जो एप्लीकेशन का जो टाइटल है वो देंगे। सपोज करिए आप अगर बेल मांग रहे हैं तो आप इधर क्या लिखेंगे, पीरियर स्पेल, पोस्टर स्पेल, जो भी। इधर हम क्या मांग रहे हैं, इधर हम मांग रहे हैं एडजॉर्नमेंट, तो आप टाइटल क्या बनाएंगे, एप्लीकेशन फॉर एडजॉर्नमेंट। अब क्योंकि कोर्ट में आप आ रहे हैं तो कोर्ट में जो भी आप बात करेंगे वो एक किस्म की अच्छे लहजे में, प्यारे लहजे में करेंगे। ऐसे रूड वाले लहजे में आप कहीं भी जो है नहीं करते, जज से आप नॉर्मली ऐसे पेश आते हैं। तो इस वजह से ड्राफ्टिंग में भी आपको यही करना होता है। तो इधर हमने क्या लिखा हुआ है, it is respectfully prayed, submitted on the behalf of accused as this honorable court may be pleased to adjourn the above matter as my senior counsel is busy at Hyderabad court for other cases, so my counsel namely advocate Mohammed Zoeb is unable to attend this honorable court today, hence this application। कि भाई ये जो इस कोर्ट के जो है ऑन द अक्यूज के बिहाफ पे ये बहुत ही इज्जत से कहा जाता है कि भाई इस मैटर को एडजोर्ट किया जाए, किसी दूसरी डेट पे इसको रख लिया जाए, क्योंकि हमारा जो सीनियर काउंसिल है वो जो हैदराबाद में जो है बिजी है किसी दूसरे केसेस में, इस वजह से वो नहीं आ सकता, इधर अटेंड नहीं कर सकता इस कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को, लिहाजा ये एप्लीकेशन। और द प्रेयर इज मेड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, ये जो प्रेयर है, ये जो इल्तिजा है कानून की बालादस्ती के लिए की गई। अगर मतलब कि आपने ये हमारी बात नहीं मानी तो कानून की बालादस्ती नहीं रहेगी, क्योंकि कानून की क्या है, एक आर्डियल टर्म पार्टन आपने सुना होगा, नो वन शुड रिमेन अनहर्ड। तो अगर आप ये ऐसे ही चला देंगे और हमारी बात ही नहीं सुनेंगे तो कैसे चलेगा। उसके बाद हम क्योंकि एडवोकेट की तरफ से हैं तो हम लिखेंगे एडवोकेट फॉर अक्यूज्ड, और एडवोकेट अपनी सिग्नेचर करेगा इंशाल्लाह। जब आप हो जाएंगे तो फिर आप अपनी इधर सिग्नेचर करिएगा। उसके बाद कराची के है तो कराची कोर्ट है तो इधर आप कराची लिखेंगे, हैदराबाद है तो हैदराबाद, पेशावर है तो पेशावर, सो वन सो। डेटेड जो भी तारीख होगी, जिस तारीख पे आप जो एप्लीकेशन ये मूव करें वो, फिर ये ड्राफ्ट करने के बाद आप प्रिंट कराएंगे और प्रिंट कराने के बाद आप जो है सबमिट कराते हैं। तो ये हो गई एडजोर्नमेंट की एप्लीकेशन। तो आई होप कि आपने जो है अच्छी तरह से चीज़ें समझ ली हैं, कुछ बेसिक चीज़ें भी थी। इंशाल्लाह हम टाइम टू टाइम सारी चीज़ें कवर करेंगे, क्योंकि बेसिक पढ़नी भी ज़रूरी है और हम एडवांस भी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो अगर किसी को कोई सवाल है तो काइंडली पूछिएगा। एडवोकेट नईम अकबर ने कहा है जुलैन का एक अलग ला है, जी बिल्कुल, उसका अपना जो है पास जो पार्लियामेंट के थ्रू ला है, बिल्कुल। अच्छा, सादिक ने कहा है कि किसास की कुछ एक्सेप्शन, जी बिल्कुल, एक्सेप्शन लिखी हुई हैं, उसमें ऐसे है कि अगर एक बंदा है, मैंने एक एक्सेप्शन पढ़ी थी, बहुत अच्छी एक्सेप्शन लगी तो इस वजह शेयर कर देता हूँ, कि अगर एक बंदा है, उसका किसी जो है किसी ने जो है क्या बोलते हैं, कान, कान क्या कर दिया, कट कर दिया। अब जिसने कट किया है उस बंदे का पहले से ही हाफ ईयर क्या है, बचपन से या किसी और चीज से कट हुआ है। तो इस सिचुएशन में नो किसास, क्योंकि भाई ला कहता है कि भाई किसास का मतलब है टुथ फॉर टुथ, आई फॉर आई। उसने तो भले उसका सारा कान कट दिया, लेकिन इसका क्या है, आधा काट कटा हुआ है, लिहाजा आधा कान काटेंगे तो फिर वो बदला नहीं होगा, फिर वो कम हो जाएगा, इस वजह से इधर किसास नहीं होगा। अगर आपका कोई हार्ट है तो उस सिचुएशन में भी नहीं होता। बहरहाल आपकी बात सही है कि एक्सेप्शंस होती हैं।
अच्छा, मोहम्मद काशिफ का सवाल है, एप्लीकेशन के साथ केस कितनी लगनी? हाँ, वो जो कोर्ट फीस एक्ट है उसके जो तहत होती है, 2 रुपए की भी लगती है, 5 रुपए की, 3 रुपए की भी होती है। वो केस टू केस रेफर करती है। वो डायरी जो वकीलों की होती है उसमें अंदर लिखी हुई होती है। यहाँ तो कोर्ट फीस एक देख लें या डायरी देख लें किसी वकील की, उधर लिखा होता है। अच्छा, एडवोकेट नेम कह रहा है, क्लियर, थैंक यू सो मच। अच्छा, टोटल जो क्लास होंगी वो 30 लेक्चर्स हो जाएंगे इंशाल्लाह। जो है 28 से 30 लेक्चर्स। अच्छा, लाइन स्पेस कैसे होता है? चले मैं समझाता हूँ, शायद ने पूछा है। मैं आपको समझाता हूँ, पहले मैं दूसरों के देख लूँ, कोई अगर ओरल को जवाब देना हो तो। जी बिल्कुल, मोहम्मद अली ने पूछा है सर, ये एप्लीकेशन कल हमको ड्राफ्ट करके सबमिट करना। जी बिल्कुल, आपको ड्राफ्ट करनी है। हम केस स्टडी प्रूव करेंगे, जो है प्रोवाइड करेंगे ग्रुप में इंशाल्लाह। अच्छा, जवाब का सवाल है, सर जो है इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में क्या फ़र्क है? तो हम आगे भी पढ़ेंगे, फिर आपने पूछा है तो इधर ही बता देता हूँ। जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो नॉर्मली, जो है बेसिक डिफरेंस यही है कि वो पुलिस करती है, अगर और जो इंक्वायरी होती है वो जज करवाता है। तो सिंपल एक बेसिक डिफरेंस ये है, अगर पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। अगर जज कोई इन्वेस्टिगेशन कराता है तो उस इन्वेस्टिगेशन को हम इंक्वायरी कहते हैं। अताउल्लाह ने पूछा है सर, पेज सेट करना थोड़ा बताइए। मैंने ये वीडियो में बता दिया है, रिकॉर्ड लेक्चर्स हम यही शेयर करेंगे, तो उधर आप देख लीजिएगा काइंडली। नेहा ने पूछा है, विल यू शेयर द स्लाइड्स? जी बिल्कुल, स्लाइड्स भी आपको शेयर किए जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच रब नवाज, थैंक यू सो मच मोहम्मद काशिफ। अच्छा, ये शहबाज ने सवाल किया है कि अगर कोई प्रेशर में करता है तो इसकी अलग सी रेमेडीज हैं। क्यों, अगर उसने ऐसा कर दिया है, लेकिन लॉ में क्या है कि वंस यू एडमिट द फैक्ट यू कैन नॉट डिनाई, तो ये चीजें हैं, तो आप वो डिनाई नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच मोहम्मद कामिल, थैंक यू सो मच अताउल्लाह, थैंक यू सो मच इम्तियाज अली। अच्छा, मोहम्मद काशिफ ने कहा है नंबर्स देके या पैराग्राफ। नंबर्स हम जब एप्लीकेशन ड्राफ्ट करेंगे तो उधर हम नंबर देंगे। पैराग्राफ जो है हर जो है पैरा का नंबर होगा। ये एक शॉर्ट सिंपल एप्लीकेशन है, तो इस वजह से हमने पैराग्राफ की तरह ही हमने एक 2 लाइन बनाई। लेकिन अब जब एप्लीकेशन दूसरी पढ़ेंगे तो उधर हम नंबर देंगे, तो हम उधर इंशाल्लाह देख लेंगे। जजाकल्ला, थैंक यू सो मच शायद। अच्छा, ये जो आपने स्पेस वाला पूछा था, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा इसको काइंडली। ये स्पेस इधर मैं आपको देख रहा था, ये जो ऑप्शन है इसको क्लिक करिएगा, ये स्पेस इधर बढ़ सकती है। देख सकते हैं आप ये कैसे बढ़ रही है स्पेस, इससे बढ़ सकती है। तो ये इससे बढ़ सकती है। बहरहाल, आई होप कि आप सबका क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को सवाल है तो अपकमिंग लेक्चर्स में जरूर पूछेगा। मोहम्मद काशिफ, थैंक यू सो मच। जजाकल्ला, फी अमान अल्लाह। अच्छा, लुकमान बोला है, अगर लुकमान कोई सवाल है तो काइंडली पूछिए, वरना हम क्लास को वाइंड अप करें। अच्छा, ये जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं एवरी वन में करके पूछिएगा, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ वो दूसरी मोबाइल के थ्रू देख रहा हूँ। तो अगर आप कोई डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं तो मुझे लैपटॉप में देखना होता है। तो ये जी बिल्कुल, शायान ने पूछा है, डू हैव टू सबमिट दिस एप्लीकेशन इज टुडेज असाइनमेंट, इफ यस देन। हम ये जो एक ग्रुप में आपको बताते हैं सारा कुछ, तो जो भी फर्दर प्रोसीजर है हम ग्रुप में आपको सारा बताएंगे इंशाल्लाह। ये वंस क्लास कंक्लूड हो जाए, फिर हम इसकी रिकॉर्डिंग्स अपलोड करेंगे गूगल ड्राइव के थ्रू, फिर हम कम्युनिकेट करेंगे थ्रू दी ग्रुप। और कोई सवाल हो जो आपको, अगर, तो काइंडली आप अपकमिंग लेक्चर में जरूर पूछेगा। अभी हम जो है क्लास को वाइंड अप करते हैं। जजाकल्ला खैर, फी अमान अल्लाह।